हाय हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका पाठशाला ऑफ सोनी सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम पियाजे के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जीन पियाजे से परिचय किया था, जीन पियाजे के बारे में जाना था और पियाजे के भाषा एवं विचार सिद्धांत के बारे में जाना था। भाषा एवं विचार का सिद्धांत पूरा करने के बाद हम नैतिक विकास के सिद्धांत पर आए थे। हमने हेडिंग डाली थी नैतिक विकास का सिद्धांत और यहीं पर हमारा पिछला लेक्चर खत्म हुआ था। आइए आगे शुरू करते हैं हम नैतिक विकास के सिद्धांत से। जो लोग नए आए हैं वो लोग भी पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत हेडिंग पड़ी हुई है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जो लोग नए हैं उनके लिए एक और इंफॉर्मेशन कि अगर आपने पियाजे की पहली वीडियो नहीं देखी है तो यहां पर एक आई बटन आ रहा होगा, वहां पर पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की पहली वीडियो पड़ी हुई है। आप जाकर पहले वो वीडियो देखिए फिर ये वीडियो देखिए, क्योंकि जो भी पढ़िए कंप्लीट पढ़िए तभी पढ़ने का कोई फायदा होगा। आधी अधूरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इसको उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग जो है वो है पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि 0 से 5 वर्ष के लिए है, फिर है परायत या पराधीन अवस्था, होती है 5 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर आती है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, तो आइए इसको लिखते हैं और लिखने के बाद फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में स्टेप वाइज जानेंगे इसके बारे में। इसको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। मार्कर चेंज करने क्यों? जो पहला है यह पूर्व नैतिक अवस्था। मार्कर पूर्व नैतिक अवस्था एज है 0 से 5 वर्ष। पूर्व नैतिक अवस्था एज है 0 से 5। यहां पर नैतिकता होती है शून्य, मतलब बच्चे में कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है, शून्य नैतिकता। मार्कर चेंज कर लिखिएगा, इसको देखते हैं चल रहा है। शून्य नैतिकता ये हो गई आपकी पहली अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष के बालक, शून्य नैतिकता। जो दूसरा है आपका वो है परायत या पराधीन नैतिकता। पराधीन नैतिकता। एज है 5 to 9। क्या एज 5 to 9। और यहां पर आता है आपका नैतिक यथार्थवाद, मतलब नैतिकता यहां पर यथार्थ में दिखती है, नैतिक यथार्थवाद, मोरल रियलिज्म या निश्चित नैतिकता। नैतिक यथार्थवाद इंग्लिश में बोलते हैं मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद या मोरल रियलिज्म। हमारी जो तीसरी अवस्था है
स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, स्वायत्त या स्वतंत्र, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। अगर आप स्टेज वाइज इसके नाम से भी समझेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आता चलेगा। ठीक है, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता ये आती है 9 के बाद, 9 के बाद, 9 के बाद। अब आइए इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, 9 के बाद इसमें लिख लीजिएगा नैतिक सापेक्ष, नैतिक नैतिक सापेक्ष, नैतिक सापेक्ष। इसको डिटेल में अब देखते हैं हम। लिखने वाला काम पूरा हुआ। आप लोग, मैं एक मिनट के साइड हो रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये आइए देखते हैं अब इसको। अब आई होप आप सबने लिख लिया होगा। पूर्व नैतिक अवस्था, ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था एज 0 से 5 वर्ष, नैतिकता यहाँ पर शून्य मानी जाती है। बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती है। बच्चा, आपको मैंने जैसे पहले बताया था भाषा एवं विचार के सिद्धांत में कि यहाँ पर बच्चा अहम केंद्रित होता है, उसके अंदर नैतिकता शून्य होती है। कोई नैतिकता बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती है। मतलब जो कुछ भी हूं मैं हूं, जो कुछ भी है वो मेरा है, जो कुछ मतलब जो कुछ भी चाहिए वो मुझे चाहिए। दूसरे के बारे में बच्चे की सोचने की क्षमता यहाँ पर शून्य हो जाती है। जो दूसरा हम देखते हैं वो है परायत या पराधीन नैतिकता, परायत या पराधीन नैतिकता। एज है 5 to 9 इयर्स। एज क्या है? 5 to 9 इयर्स। नैतिक यथार्थवाद या मोरल रियलिज्म की बात होती है। मोरल रियलिज्म से हम लोग क्या समझते हैं कि जो नैतिकता होती है यहाँ पे, ये पराधीन, ये सब परायत या पराधीन नैतिकता, मतलब जो हमारी नैतिकता होती है वो पराधीन होती है, मतलब दूसरे के अधीन होती है। मम्मी पापा या हमारा समाज, हमारे शिक्षक, हमारे भाई बहन जो बड़े हैं हमसे, या घर में जो कोई भी हमसे बड़ा है, दादा दादी चाचा चाची, जो कोई भी हमसे बड़ा है, उन्होंने हमको जो कुछ भी सिखा दिया, उन्होंने हमसे कहा कि नैतिकता परायत या पराधीन है, मतलब दूसरे के अधीन है, कि जीव को मारना पाप है। कीड़ा दिखा चींटी दिखी, आप बच्चा क्या करता है, उसको नैतिकता के बारे में कुछ पता नहीं है, अब बच्चा क्या करता है, चींटी दिखी ले पैर से मार दिया उसको। पहली बार जब मारते हुए देखा, या फिर मम्मी पापा ने उसके पहले ही हमें यह सिखा दिया कि परायत या पराधीन नैतिकता, मम्मी पापा ये सिखा दिया कि जीव मारना पाप है, मतलब हमें किसी भी जीव को नहीं मारना है। ये सिखा दिया कि सबके जान होती है, सबको दर्द होता है। अपने गाय को मारा, उसको भी दर्द होता है। ये चीज बच्चे के मानसिकता में बैठा दी जाती है। जब ये बात बच्चे की मानसिकता में बैठा दी गई तो यही होती है मोरल रियलिज्म या नैतिक यथार्थवाद, मतलब पराधीन नैतिकता। ठीक है, तो यहां पर नैतिकता पराधीन हो जाती है। मम्मी पापा ने जो सिखाया, भाई बहन ने जो सिखाया, हमसे बड़ों ने जो सिखाया, हम बस उतने में ही काबिज रह जाते हैं कि हाँ जो उन्होंने कहा वही सत्य है। मतलब यहाँ पर नैतिकता दूसरे के अधीन होती है। जिससे आपको सिखाया गया वही एग्जाम्पल, जीव को मारना पाप है, तो आपने एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लिया कि जीव को मारना पाप है। अब उसके बाद आप कभी भी जीव को नहीं मारेंगे। ये एज चलती है, जो नैतिकता का ये स्टेज है, आता है 5 से 9 वर्ष के बीच में। 5 से 9 वर्ष के बीच में नैतिक यथार्थवाद या मोरल रियलिज्म की बात होती है। हम लोग अब तीसरे स्टेज की बात करते हैं। जो तीसरा स्टेज है हमारा, वो है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। ये नैतिकता कब आती है? 9 के बाद। 9 के बाद क्या होता है कि जो बच्चा है वो समझदार होने लगता है। 9 के बाद क्या होता है कि बच्चा समझदार होने लगता है। नौ के बाद जब बच्चा समझदार हो जाता है तब क्या होगा कि यहां पर हम बात करेंगे स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता की। सब लोग समझेंगे, यहां पे पराधीन, यहां पे स्वतंत्र, पराधीन स्वतंत्र।
स्वतंत्र नैतिकता की हम जब भी बात करते हैं तो क्या समझते हैं आप स्वतंत्र नैतिकता से? समझ में आ रहा है स्वतंत्र नैतिकता क्या कहती है? स्वतंत्र नैतिकता स्वतंत्र शब्द मतलब होता है आजाद, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मोरलिज्म, इंडिपेंडेंट मोरलिज्म। नौ के बाद बच्चा यहाँ पर इतना समझदार हो जाता है क्या गलत है क्या सही है ये समझने के काबिल बच्चा हो जाता है। तो यहाँ पर नैतिक सापेक्ष हो जाता है। सापेक्ष मतलब सामने जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो बच्चा अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये इंसान वहां पर खुद से डिसाइड कर लेता है। जो स्वायत्त नैतिकता होती है, नैतिक ये क्या कहती है? स्वायत्त नैतिकता, स्वतंत्र नैतिकता क्या कहती है कि नैतिकता निश्चित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो था आपका पूर्व नैतिक अवस्था, यहाँ पर शून्य नैतिकता, नैतिकता की कोई बात ही नहीं है बच्चे में, वो अहम केंद्रित है, उसको सिर्फ अपनी दिखाई पड़ती है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पराये नैतिकता में हम आए तो नैतिकता पराधीन हो गई। मम्मी पापा ने जो भी सिखाया वही सही है, मम्मी पापा ने जो भी सिखाया वही सही है, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सही नहीं है, मम्मी पापा ने जो भी सिखाया वही सही है। फिर जब हम 9 साल के होते हैं या 9 इयर्स की हमारी जब एज हो जाती है तो हमारे अंदर स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता विकसित होती है। और स्वतंत्र नैतिकता हमसे ये कहती है कि जो भी नैतिकता है वो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब जैसी सिचुएशन वैसी नैतिकता। तो क्या कहती है स्वायत्त नैतिकता कि नैतिकता निश्चित नहीं है। यहीं से आपको क्लियर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे नैतिकता निश्चित थी। मम्मी पापा ने कह दिया कि जीव को मारना पाप है तो जीव को मारना पाप है, फिर कोई भी सिचुएशन हो हम किसी जीव को हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेज में आ रहे हैं तो नैतिकता स्वतंत्र हो जाती है। स्थिति को देखते हुए आप नैतिकता को डिसाइड कर सकते हैं, आप नैतिकता को डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या कहता है स्वायत्त में, उनकी नैतिकता निश्चित नहीं है, यह परिस्थिति पर निर्भर करती है, जरूरत पड़ने पर नैतिकता बदली जा सकती है, जरूरत पड़ने पर नैतिकता बदली जा सकती है। ठीक है, देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो कुछ भी है वो क्लियर होता रहे, कुछ भी आपको समस्या ना बचे। लेकिन फिर भी अगर आपको समस्या है तो आप कोशिश करिए कि आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उस पे आपको कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिपीट करेंगे, वीडियो दोबारा बना देंगे आपके लिए। मैं ये चाहता हूं कि सीडीपी पे आपको कहीं कोई समस्या ना रहे। अभी तो सिर्फ वीडियो आपके लिए, देखिए मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि सीडीपी का आप एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेशन लेके आइए। ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा, मुझे पता है कि जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेशन। लेकिन पहले कुछ पढ़ तो लीजिए। देखिए पहले आप चीजों को पढ़ लीजिए, एक बार आपको एक बेसिक्स हो जाए, बेसिक्स जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस सेशन ले आए, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या प्रैक्टिस करेंगे आप भैया? क्या प्रैक्टिस करेंगे बताइए? प्रैक्टिस सेशन सबको चाहिए, बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है कि सर लाइव है, सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, लाइए देखते हैं। ठीक है, आप पहले पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेशन अभी आपके पास आता रहेगा। देखिए अभी ये पियाजे, जिन पियाजे आप पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियोस के बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, जितना पढ़ाई उसका प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस सेशन ले आएंगे। कोई भी बच्चा यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि जिसको फायदा ना हो। जिसने पहले से सीडीपी पढ़ रखी है, कहीं और से पढ़ रखी है, ऐसा नहीं है कि हम जो हमसे ही पढ़ेगा बस उसी का फायदा होगा। आपने कहीं से सीडीपी पढ़ रखी है, मेरी ये गारंटी मैं लेता हूं कि हाँ आप इस चैनल पे आए हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चीजों को लिखते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण नैतिकता तो सबको समझ में आ गई कि नैतिकता शून्य होती है, लेकिन परायत या पराधीन नैतिकता जो है ये नैतिक यथार्थवाद की बात करता है, मतलब हमारी नैतिकता माता पिता के अधीन है। इसको ब्लू कर सकते हैं। हमारी नैतिकता दूसरों के अधीन है, मतलब हमसे बड़े। भैया हर चीज लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीज समझ आप लोग सुन के लिखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया हमारी नैतिकता दूसरों के अधीन है,
आप इसमें लिख लीजिएगा कि हमसे बड़े जो सिखा देते हैं हम उसी को नैतिकता मान लेते हैं, हम उसी को नैतिकता मान लेते हैं। स्वायत्त नैतिकता, स्वतंत्र नैतिकता, इसमें लिखिए नैतिक सापेक्ष मतलब स्थिति के अनुसार। स्थिति के अनुसार इसका डीप एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन है, यहाँ पे पराधीन वर्ड आपको क्लियर कर देगा। हमारी नैतिकता दूसरों के अधीन है, और स्थिति के अनुसार की नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता के बारे में लिख लीजिएगा। स्वायत्त, एक मिनट, स्वायत्त, इसमें नैतिकता निश्चित, इसमें नैतिकता निश्चित नहीं है, इसमें नैतिकता निश्चित नहीं है, इसमें नैतिकता निश्चित नहीं है। अच्छा चलिए आप लोग इतना लिखिए, इसको डाल रहा हूं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग इतना लिख लीजिएगा अपने अपने नोटबुक में, इसको कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा नीचे मैं लिखूं जिससे आपको क्लियर विजिबल ना हो। आपकी विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप इसको लिखिए, अनुसार, स्थिति के अनुसार नैतिकता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में लिखिए, तब तक मैं इसको मिटा के फिर इसके ऊपर लिखता हूं। लिख लिया आप सभी ने? आइए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है भाई। फिर भी कोई जोश की कमी नहीं है, गर्मी चाहे जितनी हो, जिसको पढ़ना है भैया वो पढ़ेगा। जिसके अंदर ये लगन है कि हमको पेपर निकालना है, गर्मी कितनी भी लगे पढ़ते रहिए। कल को मास्टर बन जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी भैया, पढ़ते रहिए। ब्लैक मार्कर से भी लिखते हैं। स्वायत्त, स्वायत्त में, ये स्वायत्त की बात हो रही है इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया, क्योंकि पिछला पार्ट मैंने मिटा दिया है, तो यहाँ पे इसलिए मैं लिख रहा हूं कि स्वायत्त में नैतिकता निश्चित नहीं है। स्वायत्त में नैतिकता, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, स्वायत्त में नैतिकता निश्चित नहीं है, या परिस्थिति पर, यह परिस्थिति पर, या परिस्थिति, सॉरी, या परिस्थिति पर निर्भर, या परिस्थिति पर निर्भर करता है, करती है, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर नैतिकता बदल जाती है। जैसे आप ही को जो एग्जांपल हमने पराधीन में दिया था, आप ही को जो एग्जांपल पराधीन में दिया था, उसी को हम लोग यहां पर देखेंगे, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। तो लिख देखिए एग्जांपल, एग्जांपल जैसे
जीव को मारना पाप है, जीव को मारना पाप है, पर अगर कोई सांप, जहरीला सांप, अगर कोई जहरीला सांप आपको, आपकी तरफ आक्रमण, दिख रहा है, आक्रमण करता है तो उसे मारना पाप नहीं है। भाई वो आपको हार्म करने जा रहा था ना, वो सांप आपको हार्म करने जा रहा था, तो अगर आपने उसको मार दिया तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। यही है स्वायत्त नैतिकता। ये 9 साल के बाद नैतिकता बदल जाती है। स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता है ये, कि नैतिकता निश्चित नहीं है, नैतिकता निश्चित नहीं है, यह परिस्थिति पर निर्भर करती है। जरूरत पड़ने पर नैतिकता बदल जाती है। भाई अगर आप अपने मम्मी पापा के कहे जैसे आप चल रहे होते कि भैया भैया नैतिकता निश्चित है, आप जीव को मारना पाप है, तो आप क्या करते? सांप काट रहा है, आया सांप, डस लिया, आपका हो गया काम, आप हो गए राम नाम सत्य। इसीलिए आती है आपके में स्वायत्त नैतिकता, कि नैतिकता जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। अगर भैया हमारी जान पे बन आएगी, कोई हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है, जीव को मारना पाप है, पर अक्सर कोई सांप, पर अगर कोई सांप आपकी तरफ आक्रमण करता है तो उसे मारना पाप नहीं है। लिख लीजिएगा इसको एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लिख लेंगे तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे, इसलिए जानबूझ के मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, प्लीज लिख लीजिएगा एग्जांपल, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। लिखिए एग्जांपल। भाई इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं। आपने आई होप आपने अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिखने वाले लिख भी लिए होंगे। देखिए आप इन्हीं कोर्सेज के लिए, ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप भले ही किसी भी कोचिंग का पेड बैच खरीद लीजिए, इससे अच्छा मैटर नहीं मिलेगा। आप पेड बैच में लोग इतना अच्छा मैटर भी नहीं देते हैं, ठीक है, कोर्स तक नहीं कंप्लीट होता है पेड बैच में। अगर मैं आपको फ्री बैच दे रहा हूं तो प्लीज इसका लाभ उठाइए। मैं कुछ बहुत कुछ सोच के आपके लिए फ्री बैच लेके आया हूं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि टेट सीटेट में ऐसे भी बच्चे आते हैं जो मजबूरन जाके कोर्स खरीदते हैं। यहाँ पर आपको पूरा जीडीपी मिल रहा है, आप किसी भी बड़ी से बड़ी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोचिंग कभी कोर्स खरीद कर देख लीजिए। अगर इससे एक्स्ट्रा मैटर वो आपको दे दे तो मैं कहूंगा कि मेरा मैटर कम है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैटर देने की कोशिश करी है आपको, बाकी आपकी इच्छा। मन करे तो आप कोर्स खरीद के सबसे बड़ी कोचिंग का भी देख लीजिए कि सीडीपी में सबसे अच्छा क्या पढ़ाया गया है, इससे ज्यादा भी मैटर कोई दे रहा है क्या। मैंने कोशिश की है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएं। फिलहाल आज तक आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपनी वीडियो लाइक करने को नहीं कहा, कमेंट करने को नहीं कहा, कमेंट करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपके व्यूज क्या हैं, आप क्या और जानना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ कमेंट करने को कहता हूं। लाइक करने को कभी नहीं कहा, कमेंट करने को कहा है, सॉरी, सब्सक्राइब करने को चैनल कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको पूरा मैटर मिलेगा और बेस्ट मैटर मिलेगा तो सब्सक्राइबर्स तो अपने आप आ जाएंगे, लाइक्स तो अपने आप आएंगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुक्स पे हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं, बुक्स पे विशेष जोर दे रहे हैं। तो यहां से लिखते हैं कि यह सिद्धांत
एक सेकंड, लेट मी टेक द मार्कर ब्लैक। ये सही है। यह सिद्धांत पियाजे की पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत पियाजे की पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत पियाजे के पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत, अगला पॉइंट, यह सिद्धांत कंचा खेलने वाले, यह सिद्धांत कंचा खेलने वाले बालकों से प्रेरित है। कंचा खेलने वाले बालकों से प्रेरित है। आपको टाइम दे रहा हूं तो लिखते चलिए साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पियाजे ने अवलोकन, लिखते चलिएगा, अवलोकन, साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल, अवलोकन, साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल। अवलोकन मीन्स होता है देखना, साक्षात्कार मीन्स होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछ के आपका साक्षात्कार लिया जाता है। अवलोकन, साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल विधि, जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया, का प्रयोग किया। देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो, हाँ, अरे दाऊ सर के साइड लगाए थे 160 लोग देखे हैं। तो चलिए कुछ भी लगातार नंबर लिए हमारे पास, हमारा 50 लोगों ने देखा है, नंबर पर तो सेव किया नहीं सीधा। 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट को आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहीं पर आपका ये पूरा का पूरा नैतिक विकास का सिद्धांत पूरा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का नए सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इतना लिखिएगा और उसकी हेडिंग डालिएगा। पूरा कोर्स लिखने का प्लान है, देखो रिसर्च तो करना ही है, पीएचडी का पहला लेक्चर पढ़ोगे, पीएचडी का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करना, ठीक है, और पीएचडी का तीसरा लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लेंगे, आज रात को चाहे नहा के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये नहीं तो हाँ तो चलो आओ।
तो आना चाहिए था, कराओ पक्का। तो दिन में आओ, सुनो सुनो, कल मॉर्निंग में आओ तो खाना बढ़िया पनीर बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, खाएंगे। इवनिंग आओ यार, मॉर्निंग आओ तो इवनिंग हम चलेंगे। हम दो दिन से है ना। हम्म। अरे ठीक है, हमको घर जाना है तो घुमाने में आओ, समझ रहे हो? बच्चों की कर रहे हो। कितने मिलते मैं शाम को छुट्टी नहीं आ रही हूँ, सब निकल जाएंगे तो कहाँ? हम्म। हम्म। तो सब हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, पैसा मिल रहा है तो सबसे बढ़िया है। हम्म। हम्म। ठीक है, अरे ठीक है, कुछ कमाते हो सबसे बढ़िया है। और तो बढ़िया। चलो तो बढ़िया रहो। चलो ठीक है फिर। ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंग्लिश वाले बच्चों आपके सबके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये ना कहिएगा कि इंग्लिश में मैटर अब नहीं मिलता है। पूरी की पूरी सीडीपी आपको इंग्लिश में मिल रही है। भाई हिंदी इतना तो मुझे पता है कि जिसने भी बीएड, बीटीसी, डीएड ये सिलेबस जिसने भी किया है उसको थोड़ी बहुत हिंदी तो आती ही है। मैं मेन टॉपिक्स को लेके चल रहा हूं इंग्लिश में, तो आपको हेडिंग डाल रहा हूं, द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना आज कवर अप करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इस पूरे सिद्धांत को, लेकिन एक सेकंड के लिए भी यहां से ये लेक्चर और अगला लेक्चर बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। द प्रिंसिपल, दिख रहा है आप लोगों को? द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव, द प्रिंसिपल ऑफ cognitive development, the principle of cognitive development, the principle of cognitive development, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भैया देखिए, पूरी कोशिश आपको समझाने की है। आपको समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत सफल है। गर्मी बहुत लग रही है पर फिर भी सिर्फ लगे हुए हैं तो आप लोगों के लिए, ठीक है? ना समझ में आ रहा तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर ड्रॉप करिएगा। मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, जहां ना समझ में आए उसी पॉइंट को बताइए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। भले वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो 5 मिनट का हो, मुझे लाइव आके समझाना पड़े, पर मैं समझाऊंगा जरूर, कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सीडीपी जो विषय है इससे निश्चिंत हो जाएं। मैं चाहता हूं सीडीपी से निश्चिंत हो जाएं, सीडीपी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे छोड़ दें। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराना चाहूंगा, और आपका जो टॉपिक थ्योरी टॉपिक कवर है ये भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूं कि दे दूं, और कोशिश करूंगा कि जो यहां बचेगा बचेगा वैसे कुछ है ही नहीं, यही से क्वेश्चंस बनेंगे तो बचेगा कुछ है नहीं, पर प्रैक्टिस सेशन इससे भी जबरदस्त लेके आऊंगा। आपको अगर सीडीपी में महारत हासिल करनी है तो यही आना है। हेडिंग डालिए, द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहां पर हम हेडिंग डाल के लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, पर देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझने के लिए हम सबसे पहले जीन पियाजे के कुछ शब्दों से परिचित होंगे कि जो उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रयोग किए। अगर हम उन शब्दों से परिचित हो जाते हैं, अगर हम उन शब्दों से परिचित हो जाते हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझने में हमें बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, हमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है? तो आइए चलते हैं कुछ आगे और समझते हैं इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हेडिंग डालिएगा कुछ प्रमुख
शब्द। तो मंत्र के नाम से, तो मंत्र के नाम से सुनो, अभी हमको कॉल कर रहे हैं। कुछ प्रमुख शब्द आइए लेते हैं हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ प्रमुख शब्द। जो पहला शब्द है, जो आपका हम पहला शब्द लेने जा रहे हैं वो है संक्रिया। संक्रिया, संक्रिया लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा ऑपरेशन। पहला शब्द है संक्रिया, संक्रिया ऑपरेशन, ऑपरेशन, संक्रिया या ऑपरेशन, ठीक है, संक्रिया या ऑपरेशन। इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, लिखते चलिए, आपको सब काफी अच्छे से समझ में आता चलेगा। किसी वस्तु को तोड़कर, देखिए संक्रिया क्या है, किसी वस्तु को तोड़कर या बिगाड़कर, तोड़कर या बिगाड़कर पहले जैसा करने की कोशिश, पहले जैसा करने की, दिख रहा है कोशिश, दिख रहा है ना, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। बिगाड़कर पहले जैसा करने की कोशिश संक्रिया है, पहले जैसा करने की कोशिश संक्रिया है, पहले जैसा करने की कोशिश संक्रिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लीजिएगा आप लोग, तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ये शब्द हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या लेंगे, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा वस्तु स्थायित्व। सेकेंड, वस्तु स्थायित्व, इंग्लिश वाले ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। पहला शब्द था आपका संक्रिया या ऑपरेशन, दूसरा शब्द है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु, वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए, वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए, परंतु उसका, परंतु उसका, वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए परंतु उसका अस्तित्व, परंतु उसका अस्तित्व बना रहता है, परंतु उसका अस्तित्व बना रहता है।
देखिएगा इस सबको कंप्लीट करिए। वस्तु स्थायित्व, दो शब्द हो गए। हम जिम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसको बहुत आराम से ले रहे हैं। कोई बोर नहीं होइएगा, कोई ये ना सोचिएगा कि सर बहुत आराम से क्यों चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये सिद्धांत, इसलिए हम उसको बहुत आराम से ले रहे हैं। संक्रिया, ऑपरेशन, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, किसी वस्तु को तोड़कर या बिगाड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश संक्रिया है। वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए परंतु उसका अस्तित्व बना रहता है। तो लिख लीजिएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे भी आप आगे चलकर इसको समझेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको समझाऊंगा कि क्या होता है संक्रिया, क्या होता है वस्तु स्थायित्व। ये ना सोचिएगा कि सिर्फ सर रख के छोड़े दे रहे हैं। इतने में ही टॉपिक नहीं खत्म होगा, जब तक मैं समझा नहीं लूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तीसरा शब्द हम इनका जो लेने जा रहे हैं वो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो लिखते हैं जन्मजात व्यवहार जो किसी भी अधिगम से प्रेरित नहीं है। जन्मजात व्यवहार जो किसी भी अधिगम से प्रेरित नहीं है। एग्जाम्पल, हंसना, रोना आदि। बेसिक बिहेवियर, जो हम लोग का बेसिक बिहेवियर होता है, जन्मजात व्यवहार जो किसी भी अधिगम से प्रेरित नहीं है। देखिए हमने तीन लिखा है, तो आइए तीनों को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोग को दिखेगा स्क्रीन पे। तो हम एक और लेते, लिख लेते हैं, शायद दिख जाए आपको। स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह है, हाँ भैया है, दिख रहा है कि थोड़ी सी जगह है, लिख लेते हैं। जीववाद, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखने जा रहे हैं हम लोग। जीववाद लिखते समय ही अगर आप सबको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, आपके दिमाग में हमेशा याद हो जाएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द लिखते हैं जीववाद। जीववाद, जीव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म। देखिए इसकी इंग्लिश मैंने बोल दी थी, ये ना कहिएगा सर ने बताया नहीं। एनिमिज्म, ANIMISM, एनिमिज्म, हिंदी में जीववाद। मृत जीव, मृत जीव को, मृत जीव को, सॉरी, मृत जीव को जीवित समझना, मृत जीव को जीवित समझना, ये है एनिमिज्म। लिख लीजिए, फिर समझते हैं इनको। लिख लिया आप लोग ने?
भैया लिख लो, स्क्रीनशॉट जिसको लेने का शौक है स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए मैं आपको अपना तरीका आज बताता चलता हूं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूं, नहीं तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे। देखिए मैंने जब भी पढ़ाई करी है, मैंने टीचर के साथ साथ नोट्स बनाने को ही की पॉइंट समझा है। अगर आप लोग की पॉइंट इस बात को समझते हैं कि नोट्स बनाते चले साथ में, ठीक है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार लेक्चर देख सकें, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट्स बनाते चलते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। अगर आप नोट्स बनाते चलते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है, आप आगे उसको कभी भी देख सकते हैं, आप लोग उसको आगे कभी भी देख के समझ सकते हैं। समझते हैं कि संक्रिय, ऑपरेशन, वस्तु स्थायित्व, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार और जीववाद, तीन बातें हुई, ठीक है। अब समझते हैं इनको। आइए शुरू करते हैं। संक्रिय ऑपरेशन, किसी वस्तु को तोड़कर या बिगाड़कर पहले जैसा करने की कोशिश करना। जैसे कि इसको समझे तो, जैसे कि मान लीजिए हमने आपके सामने एक वायर लिया, ठीक है। उस वायर से एक गोला बना दिया, उस वायर से सर्कल बना दिया, ठीक है। क्या बनाया? सर्कल बना दिया। क्या बनाया? सर्कल बना दिया। अब उसी वायर को हम तोड़ते हैं, ठीक है। एक टीचर के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। क्या लिया? एक सर्कल लिया और उसको, उस तार को तोड़ा। कुछ देर बाद बच्चों को दिखाया ये सर्कल है बच्चा, ये सर्कल है, गोल गोल सर्कल, गोल गोल सर्कल। फिर थोड़ी देर बाद गोल गोल सर्कल बताया, फिर थोड़ी देर बाद उस तार को तोड़ा। भाई तार को क्या करना है? एक धागा हो, तार हो, उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने के बाद तोड़ा और उसके बाद उसी तार को एक ऐसे सीधी रेखा में ये फिर से देखिएगा, ये गोला था, तार को बीच से तोड़ा, हल्का सा इधर किया, हल्का सा इधर किया और ये किया। अब उसी को हमने बना दिया, क्या बनाया? रेक्टेंगल। क्या बनाया? रेक्टेंगल। अब बच्चे से पूछ रहे हैं क्या है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो यही लिखा है, वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए परंतु उसका अस्तित्व बना रहना, वस्तु स्थायित्व है। मतलब बच्चे से पूछे कि अब इस धागे को फिर से तुम तोड़ो, इस वस्तु को फिर से तुम तोड़ो तोड़ो और एक गोला बना के दिखाओ। बच्चा क्या करेगा? उस तार को तोड़ेगा, गोल गोल घुमाएगा, एक रेडियस सेट करेगा, त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, एक त्रिज्या सेट करेगा और वस्तु स्थायित्व का एग्जांपल देगा कि सर अगर इसको गोल गोल एक फिक्स्ड रेडियस में हम लोग डिफाइन करें, फिक्स्ड रेडियस में घुमा दें तो ये होगा ये वस्तु स्थायित्व का एग्जांपल। फिर नेक्स्ट आता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्या आता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जन्मजात व्यवहार जो किसी भी अधिगम से प्रेरित नहीं है। जन्मजात व्यवहार जो, देखिए जन्मजात व्यवहार जो किसी भी अधिगम से प्रेरित नहीं है। एग्जांपल हंसना, रोना आदि, हंसना, रोना आदि। बच्चों के अंदर कुछ व्यवहार पाया जाता है जो उनको सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार वही है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि जो बालक को कहीं भी बाहरी समाज से सीखने की जरूरत ना हो। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या आपको लग क्या लगता है कि हम उसको रोना सिखाते हैं? सबसे पहली पहचान बच्चा जीवित पैदा हुआ है इसकी क्या है? इसकी यही तो पहचान है कि वो रो दे। अगर आप लोग रियल लाइफ में कभी आप हॉस्पिटल विजिट करें या रियल लाइफ में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि हम कैसे जानते हैं कि बच्चा जीवित है? जब बच्चा पैदा होता है नर्स उसको उल्टा पटकती है, वो नहीं, वैसे तो बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहला काम करता है कि वो रोता है, ठीक है। अगर वो नहीं रोता है तो हम उसे उल्टा करते हैं और उसके पीठ पे ठोकते हैं कि ये रो रहा है कि नहीं रो रहा है। जब वो रो रहा होता है तो ये कंफर्म होता है कि हाँ बच्चा जीवित है। तो यानी कि उसे हमने रोना तो सिखाया नहीं। आपने तो रोना सिखाया, मैंने तो नहीं सिखाया। यानी कि उसको किसने सिखाया रोना? भगवान जी ने रोना सिखाया है। वो बच्चा पैदा हुआ है
तो किस गुण के साथ पैदा हुआ है? रोने के गुण के साथ पैदा हुआ है। आप उसे एक गोल गोल चरखी घुमा के दिखाइए, बैलून से उसके ऊपर हंसिए, आप जोर से वाह 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 वाह, जोर से वाह 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 वाह, तो बच्चा क्या करेगा? वो भी आपको रिप्लाई में हंस कर दिखाएगा। यही है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, कि बच्चा जन्मजात जो व्यवहार किसी अधिगम से प्रेरित नहीं हो, हंसना, रोना आदि। मतलब बच्चे को ना हमने हंसना सिखाया, ना रोना सिखाया, पर फिर भी ना वो किसी अधिगम का परिणाम है, पर फिर भी बच्चा हंसता रोता है। नेक्स्ट लेते हैं जीववाद या एनिमिज्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म। भैया इंग्लिश वालों, आपके लिए स्पेशल मेहनत है ये एनिमिज्म, ठीक है? बहुत लोग नहीं जानते कि जीववाद को एनिमिज्म भी बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चों, आप ये ना समझिएगा कि सर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए फेवर कर रहे हैं। भैया आपने जीववाद लिख दिया, आप इंग्लिश भी सीख जाएं। क्या कोई बुराई है इंग्लिश सीखने में? आप इंग्लिश भी सीख जाएं, इसलिए मैंने आपके लिए भी लिख दिया है एनिमिज्म। ये ना समझिएगा कि सिर्फ इंग्लिश वालों को हम इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंग्लिश वालों से ज्यादा हिंदी वालों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीववाद को एनिमिज्म कहा जाता है, मृत जीव को जीवित समझना। इसका कैसे समझेंगे? बिना एग्जांपल के तो आप लोग समझेंगे नहीं। क्यों? बिना एग्जांपल के तो समझेंगे नहीं, तो इसको हम लोग आइए समझते हैं कि मृत जीव को जीवित समझना कैसे। आपके पास है बार्बी डॉल। लड़कियों, आपके लिए आपके घर में लाई गई एक बार्बी डॉल, बार्बी डॉल ऐसे ऐसे वाली, आंख मटका रही है आपकी बार्बी डॉल, ठीक है? अब हम क्या करें? बच्चा क्या करता है? इसकी शादी कराता है। लड़कियां स्पेशल इसकी शादी कराती हैं। अपनी गुड़िया की शादी एक गुड्डे से करा दी। मेरी गुड़िया मेरे पास सोएगी, मेरी गुड़िया को अच्छा बिस्तर चाहिए, मेरी गुड़िया को अच्छा खाना चाहिए, समझ रहे हैं? वो जैसे खुद उसको रखती है, उसके मम्मी पापा उसको जैसे रखते हैं कि मेरी बच्ची को ये चाहिए, मेरी बच्ची पढ़ने जाएगी, मेरी बच्ची अच्छी खाना खाएगी, वही होता है जीववाद या एनिमिज्म। मतलब मृत जीव को हम लोग जीवित समझते हैं। मतलब जो सुविधाएं गुड़िया को चाहिए वही सुविधाएं बच्ची को चाहिए, जो बच्ची को हम सुविधाएं देंगे वही सुविधाएं गुड़िया को भी चाहिए, ठीक है? ये हुआ आपका जीववाद या एनिमिज्म। तो आई होप आप सभी क्लियर होंगे संक्रिय ऑपरेशन से, वस्तु स्थायित्व से, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से और जीववाद या एनिमिज्म। इसके बाद पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें और भी ढेर सारे शब्द हैं। उसके लिए चूंकि आज का आई थिंक लेक्चर इनफ हो गया है, मैं नहीं चाहता कि हौश-पौश हो जाए और आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है? मैं नहीं चाहता आपकी बेहतरी के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। आप लोग इसका पहले का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको पूरा पढ़िए, ये 4 शब्द सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों शब्द, संक्रिया, ऑब्जेक्ट कॉम्पोनेंट्स, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, एनिमिज्म या जीववाद। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे, कुछ प्रमुख शब्द हेडिंग रहेगी और हम यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत गुड बाय। आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।